आ जाइए आ जाइए। आ जाओ भाई। राम जी सागर है मैं साथी वही तुम्हें बताऊं जो टारगेट रिजल्ट बड़ी दोपहर में 3:30 बजे की शुभ समय को प्राप्त होगा आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आपने रेलवे एग्जाम से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी के उन सभी के लिए भाई हमने जीके की पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। स्टेट जीके हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी के अंदर हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। दो क्लासों के अंदर लोगों ने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा, ठीक है, संविधान का जो भी मतलब कि जितना भी सिस्टम उसके बारे में आज हम लोगों ने जितनी संविधान की समितियां हैं, ठीक है, कल संविधान सभा के बारे में जो भी संविधान की समितियां जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अलग कमेटियां बनी हुई थी आज हम उनके बारे में कौन कौन सी कमेटियां थी आपको टोटल मैंने बताया था। हमारी 8 बड़ी कमेटियां थी और हमारी जो 13 है वो छोटी कमेटियां थी। इन सभी के बारे में हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। टोटल 21 कमेटियां थी, इन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था उसमें तो सारी चीजें हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है संविधान वाला, वो खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। कल से भी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे संविधान का। करें स्टार्ट। राम 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 राम। ठीक है भाई, एमसीक्यू करवाऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। अब देखो पहले चीज तो हम लोग लिखेंगे भाई, हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जो भी हमारी संविधान सभा थी उसके मेन हेड कौन बनाए गए थे। पहले टेम्परेरी हेड कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कम वो उसके भाई तेरे को हेड बना दिया, लेकिन टेम्परेरी था। परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य सलाहकार कौन थे? कानूनी सलाहकार, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब उसी के अंदर थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा मूल संविधान है या जो मेनली जो हमारी संविधान की जो बुक थी, ओरिजिनली जो बुक थी, वो बुक लिखी किसने थी? मेनली मूल संविधान का जो हमारा लेखाकार है, यानी जिसने वो मेन बुक लिखने का काम किया था, वो संविधान का लेखाकार है, वो कौन व्यक्ति था भाई? उसके बारे में भी आपको नाम याद रखना एग्जाम के अंदर आता है। तो वो कौन था भाई? प्रेम बिहारी नारायण भाई। कौन था? प्रेम बिहारी नारायण भाई। ये क्या था? हमारे मूल संविधान के राइटर थे भाई और इन्होंने सारा संविधान किस लैंग्वेज के अंदर लिखा था? इंग्लिश के अंदर लिखने का काम है किया था। कौन था? प्रेम बिहारी नारायण। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? देखो जो व्यक्ति का है जिसको अपने देश से प्रेम है, अब जो संविधान जो कानून की बुक लिखनी है उसके अंदर कितने सारे पेज हैं आप सोच के देखो। करीब उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, इतने सारे उसके अंदर पेज है भाई। इतने सारे पेज लिखने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो फ्री में कौन लेगा? जिसको अपने देश से प्रेम होगा वही तो अपने देश के लिए संविधान कानून की बुक लिखने की जिम्मेदारी लेगा। तो प्रेम बिहारी नारायण है। ये क्या जो हमारा मूल संविधान है जो ओरिजिनल उस टाइम लिखा गया था उसके द्वारा प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा टाइप किया गया, लिखा गया था इसके अंदर इंग्लिश के अंदर भाई। अब एग्जामिनेशन के अंदर हां इंग्लिश के अंदर पता लगे प्रेम बिहारी नारायण। हिंदी के अंदर टाइप किसने किया था बताओ भाई? हिंदी में संविधान किसने लिखा भाई? हिंदी में किसने लिखा था हमारा संविधान? ये भी एग्जाम में पूछ लेता है भाई। इंग्लिश का तुमको पता है क्या? हिंदी वाला कई बार पूछ लेता है। तो कौन है हमारा? वसंत कुमार वैद। क्या है हमारा? वसंत कुमार वैद। ये हमारे कौन से थे भाई? हमारे हिंदी के अंदर संविधान लिखने वाले राइटर थे भाई। याद कैसे रखोगे? आप लोगों को जब 9वीं 10वीं क्लास के अंदर थे आप लोगों ने लिखा है वसंत नाम की है हिंदी की किताब आती थी, हिंदी की बुक आती थी वसंत नाम की, याद होगा। अगर उसको याद नहीं रखना तो इसकी वैद में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद बोलते हैं, ठीक है। तो यानी संविधान दोनों चीजें क्लियर होगी। इंग्लिश में किसने लिखा था हमारा? प्रेम बिहारी नारायण जिसको अपने देश से प्रेम था और हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था भाई? इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? वैद बोलेंगे, यानी कि वसंत कुमार वैद भाई उनके द्वारा है भाई हमारा संविधान लिखा गया था भाई। क्या हुआ गुरुजी? मैंने आपकी 87 वीडियो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लिया, याद भी कर लिया, मुझे अपनी वीडियोस को करने होता है भाई। अगर आप ज्यादा डीपली करना चाहते हो सीरियल वगैरह के लिए तो आप कर सकते हो, ना जरूरत नहीं भाई। हां वसंत कुमार वैद, ओके यस। चला तो मॉक ड्रिल होगी ना? हाँ नोट्स। अरे भाई वो जो आप बोल रहे थे बुक्स एंड उसके नोट्स डलवा दिए मैंने, सारा सुबह डाले बुक्स एंड भाई। स्टेट जीके के हर टॉपिक के एंड नोट्स डल चुके हैं, ठीक है। अब जैसे जो आप पॉलिटिकल बोलेंगे पॉलिटिकल भाई चैप्टर वाइज लेंगे। अब हमारा पहला चैप्टर वो आज खत्म होगा, ठीक है। तो वो पूरा चैप्टर जो हमारी 3 दिन 3 दिन का कंप्लीट एंड नोट्स की एक पीडीएफ आज शाम तक मिल जाएगी भाई, ठीक है। हां आज ये कुछ बात देता हूं भाई। अब मैं जहां पे रहता हूं इस लोकेशन पे भाई यहां पर मॉक ड्रिल होगी 4 बजे, ठीक है। 3:30 बजे है, 4 बजे यहां पर साइलेंट मच जाएगा हर जगह भाई, ठीक है। लेकिन आपको पता है तो जितने साथी मॉक ड्रिल के बारे में क्या कुछ होगा ये मेनली होगा आपके आके 8 बजे पूरे देश के लिए, ठीक है। इस ये जो 4 बजे होगी तो है जो भी हमारे पुलिस वाले हैं या एनसीसी एनएसएस वाले हैं उनके लिए 4 बजे, ठीक है। अपने लिए जो आम जनता के लिए होगी वो होगी शाम को आपको 8 बजे। क्या सिस्टम आपको बता देता हूं 7:58 से लेकर भाई 8 बजे तक यानी करीबन 2 मिनट आपका साइरेन बजेगा भाई, पूरे देश के अंदर बजेगा वो। मतलब ऐसा साइरेन बजेगा ऐसा जैसे युद्ध होने लगा इस टाइप का साइरेन बजाया जाएगा। फिर आपको करना क्या है 8 बजे से लेकर 8:10 तक अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देनी है। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सारी लाइटें बंद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके घरों में पर्दे वगैरह वो लगा लेने हैं आपको, मतलब घर के अंदर बिल्कुल डार्कनेस कर देनी है, ठीक है। और अंधेरे का कोई भी गलत फायदा उठा के किसी प्रकार की कार्रवाई बिठाने की हिम्मत नहीं करेगा, पहले बताने लग रहा हूं। ऐसी अगर नजाकत करते हो तो बहुत गलत काम हो जाएगा, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। ना आपको फोन की लाइट्स आनी ना कोई टॉर्च लाइट्स आनी, गाड़ी के अंदर तो गाड़ी को वहीं पे ब्रेक मार के रोक लो, ठीक है। मतलब पूरे देश के अंदर अंधेरा करना है, ब्लैक आउट बोलते हैं इसको। 8 बजे से लेकर 8:10 तक, पूरी 10 मिनट तक आगे चीजें समझ में। तो ये चीज करनी है हमको आज रात को 8 बजे, ठीक है। अभी मैं रहता हूं सारे में यहां पर 4 बजे चलेगा सिस्टम, 4 बजे मतलब ये बंद करने वाला सिस्टम नहीं, मतलब जो पुलिस वालों का उनकी जो ड्रिल है जो मॉक ड्रिल होगी वो इस टाइम चलेगी भाई। अगली चीज जो भी हमारी संविधान सभा थी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो जैसे मतलब मान लिया संविधान सभा छोड़िए जो हमारे मूल संविधान था, अब इसके अंदर सजावट का काम भी है। जैसे मान लिया हमारी संविधान की बुक है, अब इसके आर बार ऐसे मान लिया ऐसे फूल बना दिए या ऐसे बेल बना दी, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ भी बना दिया आर बार जो ये डिजाइन बनाने लग रहे हो, ये डिजाइनिंग का काम भी किसी ने किया है, यानी सजावट का काम भी किसी ने किया है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो संविधान की जो बुक है इसके बाहर भीतर जो सजावट का काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो संविधान की बुक है कानून की जो बुक है उसके अंदर सजावट का काम किसके द्वारा किया गया भाई? नंदलाल बोस के द्वारा क्या भाई? सजावट का काम किया गया था किसके द्वारा? नंदलाल बोस भाई। याद कैसे रखोगे? जो बॉस होते हैं ना, बॉस जो भी आपकी कंपनी का बॉस है या कहीं का बॉस है, वो जो बॉस होता है वही आपकी चीज को डेकोरेट करके देता है आपको। अब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने लग रहे हो, अब वो कंपनी कितनी बड़ी मान लिया 10 मंजिला बिल्डिंग बनी है तो उसकी सारी डेकोरेशन कहां पर शीशा लगा, कहां पर मेज लगा, कहां पर कुर्सी लगी, ये सारी चीज डेकोरेट कौन करता है? आपका बॉस ही तो करता है। तो उसी टाइप से जो नंदलाल बोस है भाई इन्होंने क्या हमारा जो मेन जो मूल संविधान था उसकी सजावट का सारा काम क्या था? एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की सजावट का काम किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा हमारा किया गया था। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अगली चीज अगली जो चीज है वो आपको क्या रखनी है? जो भी हमारी संविधान सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मतलब उसका सिंबल क्या था? जो भी हमारी संविधान सभा मैंने बताई ना करीबन 300 लोगों की एक सभा थी, एक ग्रुप था जिसको संविधान सभा बोलते हैं, उसका सिंबल क्या था? मतलब हमने संविधान सभा को किससे रिप्रेजेंट किया, यानी कि उसकी मोहर कौन सी थी, उसकी मोहर का क्या नाम था, ठीक है। संविधान सभा का सिंबल बोल लो, निशान या प्रतीक बोल लो या मोहर बोल लो, मोहर। ये क्या चीज थी भाई? ये थी हमारा हाथी का निशान।
हाथी का जो निशान है भाई, ये क्या था, हमारी जो संविधान सभा है उसकी मोहर लगा लो या सिंबल लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे जहां पर कहीं पर भी उनको साइन मारना था, जहां पे संविधान सभा से अप्रूव हो तो हाथी का ऐसे सिंबल मारते थे, ठीक है। वो किस चीज का सिंबल होता था कि हाँ भाई ये संविधान सभा से ये चीज अप्रूव्ड है। जैसे आप मोहर नहीं लगाते भाई, हाँ भाई ये इस कंपनी की मोहर, ये इस कंपनी में, तो उसी टाइप से जो संविधान सभा है इसका सिंबल प्रतीक या मोहर है वो क्या थी भाई, हाथी का निशान है भाई, वो इसका सिंबल प्रतीक या मोहर थी भाई। कल मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई जैसे मान लिया भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज उसको कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गानों को कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950। ये चीजें मैंने पढ़ी थी। अब इसी के अंदर भाई एक चीज और है, 1949 के अंदर ये क्या है भाई, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ, आपने सुना कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, उनके अंदर भारत को रजिस्टर करवाने का काम भी कब किया गया था, 1949 में किया गया था संविधान सभा के द्वारा भाई। ये चीज याद रखना भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 1949 में राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे आप लोगों ने, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में भारत को जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जो राष्ट्रमंडल गेम्स थे, इनके अंदर क्या भारत की सदस्यता स्थापित करने का काम किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। भारत की सदस्यता स्थापित करने का काम भाई, स्थापित करने का काम, ठीक है भाई। तो ये आपने 4 फैक्टर हैं, भी आपको याद रखना एग्जाम के अंदर से। मेन संविधान किसके द्वारा लिखा गया, जिसको अपने देश से प्रेम था, प्रेम बिहारी नारायण। हिंदी में किसने लिखा, हिंदी में क्या, हिंदी में डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं, यानी संत कुमार वैद्य। सजावट का काम किसने किया, जो आपका बॉस होता है, यानी नंदलाल। सारे ऑप्शन आएंगे, ये पूरे नाम भी याद रखने, जो ऑप्शन देखोगे बॉस आ गया, बॉस के टिक मारना है। संविधान सभा का सिंबल क्या था, हाथी का निशान। और 1949 यानी कि एग्जाम के अंदर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता है वो स्थापित कब की गई थी, 1949 में, 1949 के अंदर इसकी सदस्यता स्थापित की गई थी। चीजें दिमाग के अंदर घुस गया एक साथ के। अरे वाह, गुड बाय गुड सर, कल वाली शर्ट हैप्पी बर्थडे दे दिया भाई, बिल्कुल भाई, आज अपने आप ने कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल। चले भाई आगे, इतनी चीजें क्लियर भाई। अब हम लोग करेंगे भाई संविधान की समितियां, ठीक है। टोटल 21 समितियां थी, 8 बड़ी थी, 13 छोटी थी। सारी की सारी ट्रिक से याद करवा दूं मैं, कौन सी समिति का हेड कौन था। एग्जाम के अंदर पूछा था, जब आपको एमसीक्यू करवाना तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, हाँ भाई सच में एग्जाम के अंदर पूछा था। हर एक समिति इंपॉर्टेंट है भाई। पहले कौन सी करेंगे, महत्वपूर्ण बड़ी समितियां भाई, महत्वपूर्ण जो बड़ी समितियां हैं भाई वो कौन कौन सी थी। अब हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, सारी की सारी एग्जाम के अंदर पूछी थी, मैं पहले बताने लग रहा हूं, इसीलिए करवाने लग रहा हूं। अगर देखो एग्जाम के अंदर नहीं आती ना तो मैं आपको करवाता भी नहीं, मैं बिना बात आपका टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट क्यों करता भाई, आती है तभी आपको करवाने लग रहा हूं। पहले तो 2 टाइप की आपको समिति याद रखनी है। एक का नाम तो कौन सा है हमारे पास, संघीय संविधान समिति। दूसरी कौन सी है, संघ शक्ति समिति। कौन सी, देखो संघीय संविधान समिति, ये उस टाइम की समितियां, मैं आपको बता नहीं था जब हमारी संविधान सभा बनी थी, यानी जो ग्रुप बना था 300 लोगों का, उसके अंदर क्या हर एक समिति को अलग काम दिया गया था और उन समितियों का हेड बनाया। जैसे मान लीजिए ये समिति, इसके अंदर मान लीजिए 10 जने हैं, तो 10 जने मिलकर भाई ये काम करें और इस समिति का हेड कौन है, ठीक है। एक तो संघीय संविधान समिति और सेकंड हमारे पास संघ शक्ति समिति भाई, संघ शक्ति समिति। इन दोनों का हेड एक ही व्यक्ति था लेकिन काम इनके अलग अलग थे भाई। इन दोनों का हेड कौन था भाई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वही क्या थे, इन दोनों के हेड थे भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे, याद है तो संघीय, संघीय का मतलब मैंने आपको बताया क्या था, संघ का मतलब होता है राज्यों का ग्रुप, ठीक है। और जो राज्यों का ग्रुप था उसका हेड कौन बना था सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो बड़े थे, यही तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे देश के वो स्टेट है भाई, उन सभी का हेड कौन बना था, उन सारे के सारे जो राज्य हैं उन सभी का हेड कौन बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। उन सभी की शक्तियां किसके हाथ में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में थी। डायरेक्ट याद रखिए, दोनों की दोनों समितियां एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछता है कि संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दोनों के अंदर संघ आने लग रहा है, राज्यों का ग्रुप है, एक संविधान समिति, एक शक्ति समिति। सभी के सभी राज्यों का हेड कौन है और उसकी शक्ति किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। डायरेक्ट याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। पहले दोनों की दोनों समितियां याद हुई या नहीं हुई। अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रांतीय संविधान समिति है। कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति। अभी इसको समझाता हूं, संविधान समिति। अब देखो, अब हमने तो एक चीज देखी कि भाई ये तो संघ, संघ का मतलब क्या होता है, राज्यों का ग्रुप। राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी हेड है। अब आगे प्रांतीय संविधान, प्रांत का मतलब होता है छोटे मोटे शहर। प्रांत का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे शहर, यानी जो बड़े बड़े राज्य है ना उनके हेड तो हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। और जो छोटे मोटे राज्य हैं भाई उनको क्या दे दी, उनको हमने एक एक प्लेट दे दी, तुम तो एक एक प्लेट में खा लो, ठीक है। मैं तुमको ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें देने की जरूरत नहीं है। यानी सरदार पटेल जी भाई, सरदार पटेल। या फिर आप ऐसे समझ लो सरदार, सरदार भी तो हेड को बोलते हैं भाई, हमारा सरदार ये है भाई, ठीक है। एक तो सरदार होते हैं सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनको भी सरदार बोलते हैं। एक सरदार होता है भाई ये हमारा हेड है, यही हमारा सरदार, यही हमारा मुखिया है, यही हमारा क्या है, मुखिया है, ठीक है। अब सीधी बात को आप पूरे स्टेट लेवल पे तो क्या होता है, स्टेट लेवल के मुखिया को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। और जो हमारा प्रांत, छोटे मोटे शहर है, शहरों के लेवल का जो मुखिया उसको क्या बोलेंगे, सरदार जी बोले। सरदार पटेल कौन से हो गए, हमारे प्रांतीय संविधान समिति के हेड हो गए। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अगली हमारी चौथे नंबर पे हमारे पास है परामर्श समिति।
परामर्श भी बोल देते हैं इसको, इसको सलाहकार समिति भी बोल देते हैं। तो एग्जाम के अंदर गलती मत कर देना, सलाहकार, ठीक है, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। परामर्श समिति बोल लो, सलाहकार समिति बोल लो, बात एक ही है। इसके हेड भी कौन थे भाई? सरदार पटेल थे भाई। याद कैसे रखो, याद आपको भी करवाता हूं। देखो भाई, अगर आपको स्टेट, आप अलग अलग राज्यों के हेड हो, सारे राज्यों की शक्ति आपके पास है, तो आपके पास अगर शक्ति है हर एक राज्य की, ठीक है, तो आप उसको चलाओगे कैसे उस राज्य को? आप तभी तो चला पाओगे जब आपको छोटे लेवल पे, यानी हर एक शहर का जो हेड है वो आपको परामर्श दे कि भाई मेरे इन 2-3 शहरों में तो ये चीज चलने लग रही है, भाई मेरे इन 2-3 शहरों के अंदर ये चीज चलने लग रही है, मेरे इन 10 शहरों के अंदर ये चीज चलने लग रही है। तो उसी से तो आप पूरे पूरे स्टेट है, पूरे पूरे राज्य का विश्लेषण ले सकते हो। यानी आपको जो परामर्श यानी सलाह देने वाला भी कौन बनेगा? जो सरदार जी होंगे वही आपको सलाह देंगे, और वही क्या छोटी मोटी जो प्रांत होंगी उनके हेड होंगे भाई, ठीक है। छोटी मोटी प्रांतों के हेड को सरदार बोलते हैं, हमारा सरदार, हमारा नेता ये है, हमारा मुखिया ये है, ठीक है। और वही क्या आपको सलाह देने का काम करेंगे, यानी परामर्श यानी सलाहकार समिति के हेड कौन होंगे? सरदार पटेल जी दिमाग के अंदर सेट हुआ, ठीक है। अगला 5वें नंबर पे हमारे पास प्रक्रिया नियम समिति भाई, प्रक्रिया नियम समिति भाई, प्रक्रिया नियम समिति भाई। जितने भी हमारे नियम है, ठीक है, उनकी कैसे कैसे प्रोसेस रहेगी, कैसे कैसे भाई आपको सजा दी जाएगी, उस चीज की जो समिति है, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे रखोगे? जो राजा होता है ना, राजेंद्र के अंदर क्या क्या राजा, जो राजा होता है वही डिसाइड करता है कि नियमों की प्रक्रिया कैसी होगी भाई। आपको ऊपर जो नियम कानून कैसे लागू होंगे, कैसे आपको सजा दी जाएगी, इस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करता है? राजा करता है। राजेंद्र प्रसाद को इसके प्रक्रिया नियम समिति के आपके हेड, चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अगला 6ठे नंबर पे हमारे पास आती है संचालन समिति भाई। कौन है? संचालन। संचालन का मतलब समझ गए? संचालन का मतलब होता है आप जब किसी चीज को कंट्रोल करते हो, किसी चीज को रेगुलेट करते हो, उसी को संचालन बोलते हैं। संचालन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल या रेगुलेट, कंट्रोल या रेगुलेट करना, उसी को क्या बोलते हैं? संचालन बोलते हैं। यानी आप जो मतलब किसी भी चीज को संचालन यानी किसी भी चीज का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? किसी भी देश का कंट्रोल या संचालन किसके हाथ में होता है? उस देश के राजा के हाथ में होता है। यानी संचालन समिति के हेड भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ही क्या थे? आपके संचालन समिति के भी हमारे हेड थे भाई, ठीक है। एक जो समिति वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं कि भारत के देश का, भारत का संविधान, उसका प्रारूप कैसा होगा, ठीक है। प्रारूप समिति बोल लो या मसौदा समिति बोल लो, ठीक है। इसके हेड कौन थे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत बार। इसके अंदर 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो मेरे हिसाब से हर एक साथी याद मिलेगी, डॉक्टर BR अम्बेडकर भाई। प्राप्त समिति के 7 समितियां होगी। लास्ट नंबर की जो समिति उसका नाम है राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए छोटी मोटी समिति थी एक अलग से। भाई कौन सा राज्य कहां पर बनेगा, ठीक है। राज्यों के लिए समिति, राज्य की जहां पर बात हो जाए वहीं पर कौन आ जाएंगे? हमारे पहले प्रधानमंत्री जी। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। जहां पर भी राज्य की बात होगी वहीं पर कौन आ जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पहले में राज्य की बात हुई संघ, राज्यों का ग्रुप, संघीय राज्यों का ग्रुप, यहां पर भी राज्यों की बात, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी। अब मेरे को ये बताओ 8 समितियां मैंने आपको करवाई है, 8 की आपको याद हुई या नहीं हुई? एक बार कमेंट करके बता दो। अगर याद ना हुई हो ना भाई, फिर आपको साक्षात परमात्मा भी याद नहीं करवा सकते भाई। इससे आसान तरीके से ये आपसे याद नहीं होने वाली। MCQ पूछे जाते हैं, आपको करवाऊंगा आगे तब आपको पता लग जाएगा। हर एक MCQ आता है पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछा परामर्श यानी सलाहकार समिति के हेड कौन थे संविधान सभा के अंदर, ठीक है। परामर्श सलाह कौन देगा? जो छोटे लेवल पे जो अलग अलग प्रांतों का राजा होगा। अलग अलग प्रांतों का राजा कौन होता है? सरदार जी होता है, सरदार पटेल जी। इस तरीके से आएंगे भाई, ठीक है। याद हुआ? एक बार कमेंट करके बताओ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई। संडे को क्लास नहीं, संडे को क्लास नहीं होती भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अरे भाई यार पहला युद्ध की सिचुएशन बन रही है भाई, तुम संडे की क्लास के चक्कर में पड़े हुए हो। ठीक है, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। पहले देखो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी संघ आ जाए, संघ का मतलब क्या होता है? राज्यों का ग्रुप। संघ की जहां बात हो जाए राज्यों का ग्रुप, संघ राज्यों का ग्रुप, राज्यों का हेड कौन था? प्रधानमंत्री होता है। हमारे जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट, उन सब का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। जितने मंत्री होगा हेड प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया हमारे राज्यों के हेड। जहां पर भी राज्यों की बात हुई जवाहरलाल नेहरू। अब छोटी मोटी प्रांत, छोटी मोटी प्रांत का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे शहर, छोटे मोटे प्रांतों के हेड को मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया जी बोलते हैं। छोटे मोटे गांव के अंदर वाले हमारे हेड होते हैं, क्या बोलते हैं? सरपंच जी, मुखिया जी। और मुखिया क्या बोलते हैं? सरदार बोलते हैं, हमारा सरदार है ये, ठीक है, हमारा मुखिया है ये। यानी छोटे मोटे प्रांतों का हेड कौन हो गया? सरदार पटेल। और छोटी मोटी प्रांत ही तो बड़े बड़े राज्यों को परामर्श देती है, प्रधानमंत्री को परामर्श देती है, यहाँ पर ये चलने लगा, इस राज्य के अंदर ये योजना लाने का काम है, ठीक है। तो सलाहकार भी सरदार जी। उसके बाद भाई हमारे देश के अंदर कोई भी कानून लागू होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसका नियम होगा, उस सारी चीजों कौन? देश का राजा हैंडल करता है, राजेंद्र प्रसाद। और उन सारे के सारे जो नियम है उनका संचालन, पूरे देश का संचालन भी कौन करता है? पूरे देश को चलाने का काम कौन करता है? राजा करता है, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति आप सभी को पता है, जिसने संविधान का मेन प्रारूप यानी नक्शा बनाया, किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 8 की 8 समितियां याद होगी, ठीक है। 8 जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण बड़ी समितियां, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो जानी चाहिए। इससे कोई आसान तरीका नहीं है भाई। क्या हुआ सर? आज हमारे यहाँ बम का गोला जैसा आया है, आपके यहाँ में भी कैसे? हमारे समझ आनी मिसाइल तो बच्चे कहते तेरा, ठीक है, ठीक है। अरे तुम टेंशन ना लो, अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अंदर घुसने ही नहीं देगी इनके फाइटर जेट्स वगैरह वगैरह को, उधर ही उड़ा देंगे।
सर सेकंड क्लास का भाई, आपको बता देता हूँ जो भी नए साथी जुड़े हैं, ये जो मैं आपको कंटेंट करवाने लग रहा हूँ, ये पेड बैच का कंटेंट है भाई, पेड कोर्स होता है उसका कंटेंट है, ठीक है। और ये क्लास है, मैंने आपको जो पहली क्लास वो यूट्यूब के ऊपर डेमो के रूप में छोड़ी थी पॉलिटी की भाई, हाँ ये डेमो भाई इस टाइप से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई, जिसको देखना हो देख सकता है। अब क्या है भाई, ये सारी क्लासेस आपकी प्राइवेट होती है, जैसे ये यूट्यूब के ऊपर फ्री चलती है, अभी जैसे लाइव चलने लगी ना, लाइव आपकी फ्री चलेगी, उसके बाद इसको यूट्यूब से प्राइवेट कर देता है, हटा दिया जाता है। ये मिलेगा आपको बैच के अंदर, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कंप्लीट जीके का, एक मिलेगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, एक मिलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तीनों के अंदर से आपको जो मर्जी है वो वाला कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तीनों के अंदर आपको यही क्लास मिलेगी, प्रॉपर इसके एडिटेड नोट्स जो चीजें मैंने लिखी आपको लिखी लिखाई मिलेंगी, ठीक है। कॉपी के अंदर जिसका प्रिंट नहीं हुआ आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको इसकी पीडीएफ सारी फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। जो दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, मैथ रीजनिंग भी पढ़नी, कंप्यूटर पढ़ना, वो दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स ले सकता है। इसके अंदर आपको पीवीसी के पेपर भी मिलेंगे, ऑल चीज सारी मिलेगी, मॉक की फॉर्म में जैसे टेक्स्ट बुक में मॉक देते हो। जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करने लगा वो ये वाला कोर्स ले सकता है, जिसको सिर्फ जीके पढ़नी है वो कंप्लीट जीके वाला ले सकता है। आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जैसे मान लिया आपने आज कितनी तारीख आज 7 तारीख है, जैसे आपने 7 जून को ले लिया, ठीक है, 7 मई को ले लिया, तो आपके अगली साल 7 मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी भाई, ठीक है। चले आगे। अब ये तो हमने पढ़ ली भाई 8 हमारी महत्वपूर्ण बड़ी समितियां थी। अब हमारी क्या है 13 जो छोटी समितियां थी, अब हम उनके हेड के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब हमारी क्या थी, हमारी जो छोटी समितियां थी, अब हम उनके जो हेड है उनको भी याद करने का काम करें भाई। आते हैं एग्जाम के अंदर तभी करवाने लग रहा हूं, जब एमसीक्यू पूछूंगा तब अगर आंसर नहीं दिया ना फिर एक को बताऊंगा मैं क्या चीज हूं मैं, ठीक है भाई। छोटी समितियां कौन कौन सी थी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वित्त एवं कर्मचारी समिति भाई। कौन सी हमारे पास छोटी समिति है, वित्त एवं कर्मचारी समिति। कर्मचारी समिति, वित्त का मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब होता है भाई खजाना। वित्त का मतलब क्या हो गया, खजाना, यानी जो पैसे वाली समिति थी, यानी जितने भी कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं और जितना भी खजाना यानी कि पैसा उपलब्ध करवाना है, ये वाली समिति थी भाई, ठीक है। अब खजाना और कर्मचारी और पैसे उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है, राजा का होता है। राजा के पास ही तो खजाना होता है। और हमारे देश के राजा यानी राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड थे। छोटी समितियों की बात होने लगी, वो 8 बड़ी थी, अब 13 छोटी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन से थे हमारे वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास प्रत्यायक समिति भाई, ठीक है। कौन सी हमारे पास, प्रत्यायक। इसको भाई कई बार एग्जामिनर इसका जो इंग्लिश में नाम है उसी नाम से भी देता है, 2 से 3 बार इसका आया क्रेडेंशियल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल समिति भाई। क्रेडेंशियल का मतलब समझते हो, क्रेडेंशियल का मतलब होता है जो आपको क्रेडिट दे। क्रेडेंशियल मतलब आप जैसे ये नहीं कहा मैं तो मेरे काम का, मैं तो मेरे सक्सेस का क्रेडिट इसको देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने मां बाप को देता हूं भाई, उन्होंने मेरे लिए मेहनत करी। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी पत्नी को देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को देता हूं, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे बच्चों को। मतलब इस टाइप से आप लोग क्रेडिट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्रत्यायक यानी जो क्रेडेंशियल समिति है, इसके हेड कौन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भाई। कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। याद कैसे रखोगे, याद आप इसको ऐसे रख सकते हो, देखो मैं अपनी जो क्रेडेंशियल है, मैं अपनी जो मतलब सक्सेस है उसका जो क्रेडिट किसको देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को देता हूं। भगवान श्री कृष्ण को क्या है, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट देता हूं। यानी क्रेडेंशियल यानी कि प्रत्यायक समिति है, उसके हेड कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, लिख देता हूं यहां पर पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आया हुआ एसएससी के अंदर। मैं हमारी क्रेडेंशियल यानी प्रत्यायक समिति, उसके हेड कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद कैसे रखोगे, मैं अपनी जो सक्सेस उसका क्रेडिट किसको देता हूं, उसका क्रेडिट सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण को देता हूं। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं भाई। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आती है उसका नाम है भाई सदन समिति भाई। सदन, सदन को क्या बोलते हैं, सदन को हम लोग हाउस भी बोलते हैं, तो इसको हाउस समिति भी बोल देते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार हाउस समिति लिखा आता है, कई बार सदन समिति लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई हाउस समिति ये कहां से आ गई, ठीक है। तो जो सदन समिति है, सदन समिति के हेड कौन थे हमारे, बी पट्टाभिता, क्या होगा, बी पट्टाभिता सीतारमैया, ठीक है। क्या नाम था इसका, बी फॉर जो हमारा बोल वाला है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। बी पूरा बड़ा नाम है, बी पट्टाभी सीतारमैया, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। सदन समिति, इसके हेड कौन थे हमारे, बी पट्टाभी सीतारमैया। याद कैसे रखोगे, जो हमारी सदन थी, ठीक है, उसके हेड कौन थे, प्रभु श्री राम, रमैया से राम और सीता, प्रभु श्री राम और सीता के थे। यही हमारे क्या थे, जो हमारी सदन समिति थी, यानी हाउस जो समिति थी उसके हेड थे, हाउस कमेटी कौन थे, प्रभु श्री राम और सीता माता, ठीक है। और मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण को देना चाहूंगा। चीजें समझ में आई, हाउस, ठीक है, हाउस यानी सदन, आपके हाउस के अंदर मतलब मेन आपके हाउस का, आपके सदन का हेड कौन होता है, प्रभु श्री राम और सीता क्या है, हमारे घर के हेड होते हैं, हमारी सदन के भी हेड यही 2 व्यक्ति थे। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास कार्य संचालन समिति भाई। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन का मतलब काम चलाना, संचालन का मतलब आप कोई ना कोई काम चलाने लग रहे हो, यानी कार्य संचालन समिति भाई। इसके हेड कौन थे, अगर आपको कोई ना कोई काम चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसे आपको कौन उपलब्ध करवाता है, या तो राजा उपलब्ध करवाता है या राजा का मुंशी उपलब्ध करवाता है। और मुंशी कैसे पैसे उपलब्ध करवाता है, किलकी मार मार के, इसको 5 रुपए दे, फिर आगे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो यानी के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम से क्या बन गया, के एम से बन गया किलकी मार के एम से क्या बन गया भाई, किलकी मार मुंशी। भाई मुंशी क्या है, बहुत सारी किलकी मारता रहता है, चिल्लाता
मारता रहता है कि इसको ये पैसे दे काम चलाने के लिए। मुंशी क्या है, जो भी हमारा मुंशी होता है, जो भी पैसे का हिसाब किताब रखता है, वो क्या है, काम चलाने के लिए, कार्य के संचालन के लिए क्या है, किलकियां मारता रहता है, जोर जोर से चिल्लाता रहता है, यानी कार्य संचालन समिति। एक बार के लिए बताओ 4 समितियां याद हुई या नहीं? पहली हमारी वित्त खजाने वाला जो डिपार्टमेंट है, कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम किसका होता है, राजा का यानी राजेंद्र प्रसाद। पता है क्रेडेंशियल, आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे, भगवान श्री कृष्ण को, किशन रमैया और श्री कृष्ण स्वामी। सदन हाउस, आपके सदन का हेड कौन होता है, प्रभु श्री राम और सीता यानी सीतारमैया। कार्य संचालन अगर आपको कार्य करवाना तो होगा खिलकी मार मार के क्या है काम करवाना पड़ेगा, यानी केएम मुंशी हमारे ये समिति के हेड। 4 समितियां अभी तक करवाई, चारों याद हुई या नहीं होगी? ठीक है, 5वें नंबर पे आती है हमारे पास राष्ट्र ध्वज समिति भाई, राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति भाई जो भी हमारा तिरंगा है, जो राष्ट्र ध्वज है भाई, उसके मतलब उसके बारे में चीजें डिसाइड करना भाई, कौन सा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, कौन कौन से उसमें रंग होंगे, उसके सोच सकता उसके बीच में होगा या नहीं भी होगा, और होगा तो उसके अंदर कितनी तिलियां होंगी, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति बनाई। ठीक है, अब हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का झंडा कैसा होगा, ये चीज डिसाइड करना किसके हाथ में होता है, हमारे देश के राजा के हाथ में होता है। तो राजा जी कौन है, और राजा जी राजेंद्र प्रसाद हैं जी जी रे 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 रे। ठीक है भाई, तो राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति कौन सी होगी भाई, इसके हेड कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं भाई, इसके हमारे हेड हो गए। अगले नंबर पे आते हैं हमारे देश के अंदर भाई सर्वोच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से कानून, कौन कौन से आर्टिकल काम करेंगे भाई, क्या एक मुख्य न्यायाधीश, क्या एक सीजीआई का पद होगा, कितने न्यायाधीश, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए एक समिति बनी, यानी सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति भाई, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति भाई। इस समिति के हेड कौन थे, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, उससे रिलेटेड जो समिति थी भाई, इसके हेड कौन थे भी पूछा जाता है। कौन थे, एस वरदाचारी भाई, कौन थे, एस वरदाचारी। याद कैसे रखोगे भाई, एस से बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट भाई, ये तो सर्वोच्च का मतलब क्या गया, सुप्रीम कोर्ट, ये तो सर्वोच्च का मतलब क्या गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, वरदान देने के लिए ये समिति बनी थी। एस वरदाचारी इसके हेड थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति के हेड कौन थे भाई, एस वरदाचारी भाई इसके हेड थे भाई। ठीक है, अब अगली समिति और कौन सी थी, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। जो भी मुख्य आयुक्त है, जो चीफ कमिश्नर जो भी हमारे बनेंगे भाई, अब हमने एक ये भी रूल बना दिया कि हर एक जो हमारा छोटी मोटी प्रांत होगी, छोटा मोटा जिला होगा, गांव होगा, उसके अंदर क्या बहुत सारे एक मतलब पूरे जिले का क्या है, एक हम लोग कमिश्नर भी बनाएंगे, 4-5 जिलों को मिला के एक कमिश्नर बना दिया। ठीक है, दूसरी टाइप से क्या भाई, अब मुख्य आयुक्त, कमिश्नर को इन्हें बोलते क्या, आयुक्त बोलते हैं, यानी मुख्य आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों यानी कमिश्नरों। ठीक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों संबंधित समिति, प्रांतों संबंधित समिति भाई जो भी इनकी प्रांत डिसाइड करता है, कितने मान लिया कितने शहरों के ऊपर एक कमिश्नर बनेगा। ठीक है, वर्तमान में ऐसा सिस्टम होता है कि 5 जो जिले हैं, 5 जिलों के ऊपर एक कमिश्नर होता है। ठीक है, तो यही रूल था भाई उस टाइम, मतलब ये रूल डिसाइड किए गए थे, बनाए गए थे कैसे कैसे। तो ये जो समिति थी, इसके भी सेम हेड थे, कौन थे हमारे, जो हमारे क्या थे, बी पट्टा भी सीतारमैया, बी पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, ये हमारे इस समिति के हेड थे। इसको कैसे याद रखोगे भाई, मुख्य आयुक्त यानी जो मेन कमिश्नर होते हैं, उन्हीं के हाथ में, उनके हाथ में भी क्या है, पट्टा होता है भाई, पट्टा बेल्ट कैसे निकालते हैं, खचक थर्ड, बताएगा नहीं थर्ड। ठीक है, यानी जो मुख्य आयुक्त है, मुख्य जो हमारे कमिश्नर होते हैं पुलिस के, उनके हाथ में भी क्या होता है, पट्टा हमको देखने को मिलता है। और एक सीतारमैया क्या थे, हमारे घर के मालिक होते हैं, यानी सदन यानी हमारा हाउस है, उसके भी हेड थे भाई। ठीक है, सातों की सातों समितियां याद हुई एक बार के लिए। आगे चलूं, ठीक है, आगे अब 6 समितियां हो रही। देखो भाई, अगली जो हमारी समिति थी भाई, उसका नाम क्या था भाई, हमारा संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनी थी भाई। संविधान सभा कौन कौन से काम करेगी, कौन कौन सी चीजें करेगी, कौन कौन सी नहीं करेगी, कितनी होगी, 7 होगी थी ना हमारी, 7 होगी थी। 8वें नंबर की देखते हैं क्या है हमारे पास, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति भाई, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के लिए समिति भाई जो भी हमारी संविधान सभा थी भाई, ठीक है, यानी जो भी हमारा ग्रुप बनाया था संविधान सभा, ठीक है, 300 लोगों का जो भी था, वो संविधान सभा क्या क्या कार्य करेगी, ये चीज डिसाइड करने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे, जीवी मावलंकर भाई। कौन से, जीवी मावलंकर। याद कैसे रखोगे, अब संविधान सभा के जितने भी लोग होंगे भाई, संविधान सभा के अंदर, इस सभा के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबका जो जीवन है, जीवी से बढ़ गया जीवन, जीवन है भाई, वो किसके हाथ में था, मावलंकर जी के हाथ में था भाई। इनका जीवन कैसा होगा, ठीक है भाई, अब इनको क्या काम करना, तो इन सभी का जीवन है किसके हाथ में था, संविधान सभा के जितने भी लोगों का जीवन किसके हाथ में था, जीवी मावलंकर के हाथ में था। एक सेकंड रुको भाई, हेलो, बढ़िया हाल है सर, आप बताओ कैसे हो। 5 मिनट तो सर अभी लाइव क्लास में हो सर, 4:30 बजे के आसपास फ्री होगा, 4:30 4:40 पे मिला लेना, हाँ 4:45 मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। मास्टर जी राम राम भाई, राम राम सर। मैथ की क्लास कब लो, तो मैथ की क्लास तो जाटनी बैच के अंदर होती है ना, होली आज 11 बजे, ओ सॉरी हाँ 11 बजे 20 मिनट पे हुई तो थी। उसका क्या कौन सी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2, साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2। ठीक है, हाँ इतनी चीजें क्लियर है भाई। जीवी, जीव का मतलब जीवन, अब संविधान सभा के लोगों का जीवन कैसा होगा, ठीक है, क्या क्या काम इनको करने पड़ेंगे, ये चीजें किसके हाथ में थी, किसके हाथ में थी, जीवी मावलंकर के हाथ में थी भाई। ठीक है, अब वित्तीय प्रावधान के लिए समिति, वित्तीय प्रावधान का मतलब भाई देखो, पहले तो हमारा नॉर्मल जो वित्त थे भाई, जितने भी हमारे वित्त यानी कि जो भी हमारे खजाना पैसा उपलब्ध करवाएगा वो चीज। अब हमारी वित्तीय प्रावधान, खजाना उपलब्ध कराने के कुछ प्रावधान यानी कुछ नियम भी तो होते हैं, ठीक है, यानी सेकंड कौन सी थी हमारी, वित्तीय प्रावधान के लिए समिति। वित्तीय प्रावधान, प्रावधान का मतलब जो भी हमारे नियम होते हैं, रूल होते हैं, वित्तीय यानी वित्तीय का मतलब हमारा जो भी मनी वाले जो भी रूल यानी पैसे वाले, ठीक है, वित्तीय प्रावधान
के लिए जो भी हमारी समिति थी उसके हेड कौन थे भाई? तो कौन थे? रंजन सरकार। कौन थे भाई? रंजन सरकार क्या थे भाई? इसके हेड थे। ठीक है, तो रंजन से क्या बन गया? रंजन से बन गया हमारे पास रंजिश। रंजन से क्या बन गया? रंजिश। यानी जो भाई हमारा खजाने वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या भाई? वो अब जो वित्तीय प्रावधान पैसे उपलब्ध कराएगा, किसको उपलब्ध कराएगा? अपने बंदों को उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अब इसके हाथ में पैसे की पावर आ गई है। अब ये अपनी रंजिश से निकालेगा। रंजिश तो समझ गए, अपनी दुश्मनी निकालेगा। हाँ भाई, किसको पैसे देने, किसको कम देने, किसको ज्यादा देने हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे वित्तीय प्रावधानों के लिए जो समिति थी वो किसके हाथ में थी? रंजन सरकार क्या थे? उसके हेड थे भाई। अगला हमारा 10वें नंबर पे है भाषाई आधार समिति। भाई हमारा जैसे जो भी संविधान बनेगा, ठीक है, उसका हमारे देश की राष्ट्रभाषा किसको बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे अलग अलग जो प्रांत हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए भाई? ये स्टेट है, हरियाणा है, यूपी, की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए क्या थी? हमारी एक भाषाई प्रांत समिति बनी थी भाई। ठीक है, और इस समिति के हेड कौन थे? एसवी डार। कौन थे भाई हमारे? एसवी डार। एसके डार थे क्या? एसवी डार थे भाई, कोई सा बताइए, एसके डार थे या एसवी डार थे? हाँ, एसके डार थे। ठीक है, एसके डार भाई। एसके जो डार है भाई, ये हमारे क्या भाषाई प्रांत समिति के हेड थे। याद कैसे कोई भाई? हम लोग देखो, हम जो भी भाषा बोलते हैं ना, ठीक है, उसी से हम लोगों का सारी चीजें डिसाइड होती है। हम लोग क्या चीज, मतलब कि हमारा बिहेवियर कैसे है, हम लोग नॉर्मल व्यक्ति या कैसे हैं। ठीक है, और डार, डार से बढ़ गया देखो हमारा डार से डर। डार से डर। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को डर लगता है, किस वजह से लगता है? आपकी भाषा की वजह से लगता है। आप नॉर्मल बोलो प्यार से, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, आपको लोन चाहिए सर? कैसा लोन चाहिए सर? आपको मोटे वाला या पतले वाला? मोटे वाला लोन चाहिए सर, मिल जाएगा सर, ये डॉक्यूमेंट्स में आप प्यार से बोले। ठीक है, मेरे लोगों के पैसे नहीं मिलेगा वापस, बताऊं तेरे को। यानी आपकी जो भाषा है उसी से क्या लोगों को डर लगता है। ठीक है, यानी एसवी डार, डार एस के डार से क्या बन गया? हमारा डार से बन गया डर। यानी जो भाषाई प्रांत समिति उसके हेड कौन थे भाई? हमारे एस के जो डार थे भाई, उसके हमारे हेड थे। यस क्या होया भाई? बुक के अंदर तो डार लिख रखा था भाई, एस के धर है। मैं क्या बताऊं भाई, जो बुक मैंने अब देखी थी ना भाई, उसके अंदर तो डार लिख रखा था। भगवान कसम भाई, अब एस के धर होंगे भाई, कोई बात नहीं। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ भाई, शायद धर मिले बाई चांस भाई, चेक कर लेते हैं वरना भाई देख लो बुक का जो प्रिंट मेरे पास, इसके अंदर एस के डार ही लिख रखा है, लेकिन धर होता हुआ भाई इसके ब्रैकेट में लिख लो, क्या पता एस के धर हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एस के धर भी हो सकता है, डार ना हो, क्या पता धर हो। ठीक है, कई बार ऐसे पता क्या होता है कि वैसे इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं एस के धार, इसको कई बार जो ट्रांसलेटर इसको डार छाप देता है, डार, इसको धर की बजाय इसको डार छाप देगा। ठीक है, तो कई बार हो जाता है एच मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो जो भी धर है या धार है, मतलब आप इसको समझ लेना, एस के धर है तो थर लगा लो, डार नहीं आया एस के थर लगा लो। ठीक है, तो एस के जो धर है इसको मिटो दूंगा, पक्का धर होगा, डार है, डार है भाई। यार ये कंफ्यूजन नहीं रहा है, सही चीज़ कराऊंगा, बीच में उंगली करनी, यहाँ पर धर आएगा, यहाँ पर डार आएगा। 14 समितियाँ हैं, 13 नहीं है, 14 है। मैंने 2-3 बुकों से वेरीफाइड डाटा पढ़ा है, 13 ही है। ठीक है, धक्के से चीज़ें गलत करवाते फिरते हैं। 11वें नंबर पे हमारे पास कौन सी एस के डार? ये हाँ, हर एक बुक के अंदर लगा, किसी में धर है किसी में डार है, देख लेना तुम्हारे हिसाब से जो सा सही होगा। अरे मैंने बोल दिया, हर एक बुक के अंदर अलग है, जो तुम्हारा मन करे उसको मान लेना। ठीक है, हाँ। अगली हमारे पास प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति भाई, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, यानी कि जो भी हमने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी जो रूप तैयार किया है, ठीक है, उसकी प्रारूप का मतलब रूप, जो भी हमने संविधान का रूप तैयार किया है उसकी जांच करने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था कि हाँ भाई इसका रूप कैसा है, क्या कुछ है। ठीक है, तो वो कौन थे भाई? दो आखिर में आपने पूरा संविधान बना दिया, सारा लिख के दे दिया, अब इसकी जांच भी तो करनी पड़ेगी। तो इसकी जांच कौन करेंगे? हमारे पीएम साहब करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, वो इसकी जांच करेंगे कि भाई हाँ ये पूरा ओके है, वेरीफाइड है, इसके अंदर कुछ गलत चीज है या नहीं है। ठीक है, चीजें समझ आई। अगला हमारे पास 12वें नंबर पे हमारे पास प्रेस दीर्घा समिति भाई, यानी जो मीडिया को संभालेगी, मीडिया के अंदर क्या चीजें देनी है, क्या चीजें नहीं देनी है। ठीक है, संविधान सभा की बैठक के दौरान तो सारी चीजें हैंडल करने के लिए एक समिति बनाएगी जिसका नाम था प्रेस दीर्घा समिति, और इसके हेड कौन थे? उषानाथ सेन भाई। कौन थे? उषानाथ सेन। प्रेस को हैंडल करने के लिए क्या है? पूरी सेना चाहिए, वरना प्रेस कुछ भी छाप देती है। ठीक है, और पूरी सभा की बेइज्जती करवाने का काम भी कर देती है। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट समिति थी भाई, उसका नाम था नागरिकता समिति भाई। कौन सी थी भाई? नागरिकता समिति भाई। ठीक है, ये हमारी लास्ट समिति थी 13वें नंबर की। जैसे लोगों को कौन से लोगों को हम लोग नागरिकता देंगे भाई, कौन से लोग भारत के हुए, कौन से विदेश के हुए, नागरिकता के लिए क्या मतलब कि रूल होने चाहिए, तो वो भी सेम हमारा कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट वाली थी, सुप्रीम कोर्ट को वरदान मिला था। इसी टाइप से जो भाई हमारे देश के अंदर जो लोग रहेंगे उनको भी क्या था? वरदान मिला था कि हाँ भाई भारत के नागरिक है, एस वरदाचारी। ये भी किसकी थी? नागरिकता समिति के हेड थे भाई। तो ये भाई टोटल हमारी 13 टाइप की अलग अलग समितियां थी, जो कि छोटी समितियां थी, और हमारी 8 कौन सी थी? बड़ी समितियां थी। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी समितियों के हेड याद हो गए। आपको समिति याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके हेड का नाम याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट रिलेट करके आंसर पका देना, कोई टेंशन की बात नहीं। तो रिवाइज कर ले। विद जो पैसा और कर्मचारी कौन कराया? राजा बोध कराया, राजेंद्र प्रसाद। पता है यानी क्रेडिट आप किसको दोगे? अपनी से पता भगवान श्री कृष्ण को, यानी अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन आपके हाउस का हेड प्रभु श्री राम और सीता यानी सीतारामैया। कार्य संचालन आपके घर में काम का जो संचालन कौन करवाएगा? मुंशी, किलकी मारो मुंशी, काम कैसे करो वैसे कर। ठीक है भाई। राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज को कौन डिसाइड करेगा? देश का राजा राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय एस से सुप्रीम कोर्ट, एस से एस वरदाचारी, सुप्रीम कोर्ट को वरदान मिला। मुख्य आयुक्त जितने भी कमिश्नर होंगे, ठीक है, ये क्या कुछ करेंगे? ये पट्टा इनके हाथ में भी पट्टा होता है भाई, ठीक, कमिश्नरों के हाथ में। अगला विधानसभा के कार्यों के लिए समिति भाई, ये क्या क्या
काम करें, क्या कुछ करेंगे भाई, ये इनका भविष्य, इनका जो जीवन है वो जीवी मावलंकर डिसाइड करेंगे। अगर आप वित्तीय प्रावधान भाई कैसे क्या कुछ मतलब कितना कितना आपको पैसा मिलना है, इसके बदले में तो रंजिश निकाली जा सकती है, रंजन सरकार। भाषा से क्या डर लगता है, एसके डर। प्रारूप संविधान की मतलब संविधान का प्रारूप जांचने के लिए प्रधानमंत्री जांच करें जवाहरलाल नेहरू। प्रेस के लिए क्या कुछ चीजें डिसाइड करनी है, उसके लिए तो पूरी सेना चाहिए, प्रेस उषा नाथ सेन। नागरिकता किसको क्या मिलेगी, इसके अंदर भी क्या वरदान मिले, यानी ऐश्वर्याचारी भाई, ठीक है, यस। अरे तो बता दो दी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति बता दो दी, और कितनी बार बताऊं, गौरव कुमार कल वाले क्लास के अंदर बता चुका मैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लो, मसौदा समिति बोल लो, 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्यों के नाम भी याद करवा चुका हूँ, ठीक है। अम्बेडकर जी उसके हेड थे, कल करवा चुका भाई। प्रिंस यादव 14 थी तो 14वीं का नाम बता दे भाई। मेरे पास जो बुक है भाई उसके अंदर 13 ही दे रखी है, यूपीएससी वाली बुक है, ठीक है। यकीन नहीं होता मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है। उसकी फोटो लेके यूपीएससी की जो बुक है, यूपीएससी एस्पिरेंट जिस बुक में से पढ़ते हैं वाली बुक है, ठीक है, और उसी बुक के अंदर से डाटा करवाने लग रहा हूँ। 14वीं थी तो 14वीं का नाम बता दो, कोई बात नहीं, मेरे पास तो 13 ही है भाई। आपके पास अगर 14वीं समिति थी, 14वीं समिति का नाम बता दो भाई, मेरे को तो नहीं पता, करवा दियो मैं तो 14वीं। ओके भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई। लो भाई, हरियाणा के तो जितने विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है भाई। लगता कुछ बड़ा होने वाला भाई, नीचे नीचे कार्रवाई चलने लग रही है। क्या सर, ये इंग्लिश में भी सेम? हाँ, इंग्लिश में सेम ही होते हैं यार। ये ऑर्डर देखो फिर आगे भाई, शाम को 7:50 से लेकर 8 बजे तक वो चलेगा, आपका ऑर्डर बजेगा, उसके बाद 8 से लेकर 8:10 तक अपनी लाइटें बंद रखनी है। भाई हमसे पहले कैसे, प्लीज बस करना यार। अरे जरूर भाई, टेक 28 इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। अरे 10 मिनट ये सिर्फ है, आपको सिर्फ चीजें सिखाने लग रहे हैं भाई। कल को अगर अटैक हो तो आपको कैसी चीजें हैंडल करनी है, ठीक है। ओके भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई, यस। अरे किस चीज़ की छुट्टी नहीं, मतलब कहने लग रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर तो कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लिया मैं सरकारी लगा हुआ हूँ और मैं ऐसे कह दूँ कि भाई मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मान लिया आज बुधवार है, मेरे को वीरवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे तो बाहर जाना है, तो वो छुट्टी सबकी कैंसिल कर दी गई। चाहे आप किसी भी विभाग में हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई लेवल की पोस्ट पे हो, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी सरकारी, ठीक है। ये चीज़ का लेटर जारी हुआ है। ओके, चले आगे। इतनी चीज़ें हर एक साथी क्लियर है भाई, वेरी गुड भाई। अब जिस टाइम हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था, उस टाइम भाई कितने अनुच्छेद थे, इसको प्रश्न आता है। हमारे देश का जो मूल संविधान है, एक तो वर्तमान, एक आता मूल। मूल का मतलब होता है जिस टाइम हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस टाइम कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, ये चीज भी एग्जाम के अंदर हमारी पूछी जाती है भाई। यानी कि हमारे 26 नवंबर 1949, यहाँ लगा लो हमारा 26 जनवरी 1950, कोई सी भी डेट आ जाए पेपर के अंदर लिखी, ठीक है। जब हमारा संविधान बना तब आर्टिकल का मतलब हो गया अनुच्छेद। अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे सभी साथी, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे, सीजीडी के साथी भी जुड़े हुए हैं ना, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करो भाई सभी साथी। तो अब कितने आर्टिकल्स यानी कितने अनुच्छेद थे भाई, तो अब टोटल कितने 395 हमारे पास अनुच्छेद थे, ठीक है। हमारे पास अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां 8 हमारे पास अनुसूचियां थी भाई। अनुसूचियां कितनी थी हमारे पास, 8 अनुसूचियां थी। और भाग कितने थे हमारे संविधान के अंदर, 22 भाग थे भाई। कितने थे, 22 भाग थे। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं भाई, ठीक है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पता कैसे पूछता है, ये नहीं पूछता जब संविधान बना था तब कितने भाग थे कितने नहीं। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है भाई हमारे मूल संविधान में, मूल का मतलब क्या गया, हमारा ओरिजिनल संविधान था, ये तो बाद में संशोधन करके ऐड हुई है 12, तो ठीक है 4 और है वो तो कब ऐड हुई, संशोधन करके हुई है, अमेंडमेंट करके हुई है, उससे पहले तो नहीं थी। यानी एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछता है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें आर्टिकल कितने थे, 395, तीनों दिशाओं में 95 हमारा खुद का कानून है, 95 क्या मिल गया, 95 हमारा खुद का कानून है। 8 हमारे पास अनुसूचियां थी और भाग कितने थे, 22 हमारे संविधान के अंदर हमको भाग देखने को मिलते थे हमारे मूल संविधान के अंदर भाई। अब एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन से देश का संविधान अलिखित है। अलिखित जैसे अपने देश का संविधान लिखित है, पूरी कानून की जो एक बुक है उसके अंदर पूरे सारे कानून लिख रखे हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या चीज है, कैसे सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, यूपीएससी कैसे काम करेगा, हर एक चीज लिख रखी है, वित्त आयोग कैसे करेगा, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। लेकिन यूके जो देश है यानी यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, वो ऐसा देश है जिसके संविधान के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है। अब कोई चीज अगर लिखी हुई नहीं होती है संविधान के अंदर तो उसके फायदे बहुत होते हैं भाई। आपको कोई संशोधन करना है इजीली कर सकते हो, कोई भी आपको मान लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना आप इजीली कर सकते हो भाई। ये चीज पसंद नहीं है हटा दो, मौखिक है वो सारा संविधान, और कहीं भी लिख नहीं रखे कानून नियम, बस वैसे ही बना रखे हाँ ये कानून है वो कानून, ये नियम है वो नियम है, ठीक है। तो यानी क्या प्रश्न आता है भाई, किस देश का संविधान अलिखित है, किस देश का संविधान
लिखित नहीं है, ऐसे लिख लो, लिखित नहीं है। कौन से देश का संविधान लिखित नहीं है भाई हमारे पास? यूके है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए करवाने लग रहा है। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है भाई, इस देश का संविधान आपके पास लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा। अगली चीज एग्जाम के अंदर पूछ सकती है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कैसा है हमारा संविधान? थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर है। लचीला का मतलब समझते हो? लचीला का मतलब है इसके अंदर हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी रूल इसके अंदर बदल सकते हैं। कठोर का मतलब भाई हमारे यहाँ पर नियम कानून थोड़े से कठोर है, यानी ये प्रश्न आया एग्जाम के अंदर। तो कैसा है? आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से कठोर है, वह आंशिक रूप से लचीला। लचीले का मतलब है फ्लेक्सिबल। जैसे आपके शरीर के अंदर एक अंग मिलेगा जो कि काफी लचीला है, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आपको हड्डी नहीं मिलेगी। ऐसा अंग कौन सा है बताओ भाई? मानव शरीर के ऐसे अंग का नाम बताओ जो कि लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती। ऐसे अंग का नाम बता दो भाई, कौन सा है? कौन सा है जी? वही है, कौन सा? हमारी जीभ। जीभ है। जीभ ही तो हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो कि फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं, जो कि लचीला है, फ्लेक्सिबल, हमारी जीभ है, ठीक है। मैं गिरा होया बंदा नीच बलिए, एकदम से पलट गया नीच बली, ठीक है। यस, टंग टंग टंग, जीभ जीभ जीभ। चले आगे, वेरी गुड। अब हमारी थी उसकी कवर में। अब हम आगे चलते इसी के अंदर। जब हमारा देश आजाद होया 1947 के अंदर, तब हमारे देश का पहला मंत्रिमंडल है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा। आपने सुना होगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यानी जो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रालय, वो भी आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अभी याद करो ठीक से, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल भाई, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट मंत्रिमंडल, पहला मंत्रिमंडल है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। बस फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो पहला तो मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का भाई, इसके अंदर पहले नंबर पे था पीएम। पहले प्रधानमंत्री कौन से थे भाई हमारे? कौन थे? सबको पता, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पास क्या भाई? जवाहरलाल नेहरू जी, वो हमारे क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सभी साथियों को मेरे हिसाब से इस प्रश्न का पता मिलेगा, ठीक, इसके अंदर कोई भड़की, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर, यानी कि जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री है भाई, वो कौन थे भाई? गृह मंत्री हैं भाई, वो कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर थे वही क्या थे हमारे? उन्हीं के हाथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी था। सूचना, आपके घर के अंदर जो सूचना आपके घर से बाहर जाती है वो किसके हाथ में? आपके घर के मंत्री के हाथ में होती है। यानी सूचना प्रसारण और होम मिनिस्टर है भाई, ये दोनों के दोनों चीजें किसके हाथ में थी? किसके हाथ में थी? सरदार जी के हाथ में। सरदार जी के हाथ में। सरदार जी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे रखोगे? याद आपको ऐसे रखना, देखो सिंपल सी है भाई। आपके घर के अंदर होम मिनिस्टर, आपका जो घर का होम मिनिस्टर है, उसका काम क्या? मेनली प्लेट्स का ही तो काम है। पटेल से क्या बने? पटेल से प्लेट भी तो बनने लग रहा है, पटेल से प्लेट भी तो बनने लग रहा है। अब होम मिनिस्टर कौन होता है? आपकी जो वाइफ होती है वो आपके घर की होम मिनिस्टर होती है, ठीक है। या फिर आपके जैसे आपके घर में जो आपकी मम्मी है वो आपके पिताजी की तो वाइफ ही है, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी आपके घर की होम मिनिस्टर है। तो आपके घर की जो होम मिनिस्टर है उसका काम क्या होता है? मेनली प्लेटों का काम होता है। जो भी आपके घर में प्लेट है साफ करना, आपको खाना परोसना, सारा काम आपकी मम्मी का या आपकी वाइफ का होता है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री किसका कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तीसरे नंबर पे बजने लगे भाई सायरन, सायरन बजा भाई, ल्यू 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 ल्यू, पुलिस वाले सायरन बजा भाई। सुन लो, ये देख लो, गाड़ा में गड्डी जावा है, सुनिए, ल्यू 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 ल्यू, ठीक है भाई। अब जो अगला जो मंत्रालय कौन सा है हमारे पास? कृषि या खाद्य मंत्रालय। कौन था ना? इस साल के अंदर 4 बजे के आसपास होगा, 4 बजे 4:30 बजे, ठीक है। कृषि या जो हमारा खाद्य मंत्रालय है, ठीक है, ये किसके हाथ में था भाई? कृषि यानी जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो खाद्य मंत्रालय। अब किसी भी देश की जनता को खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाना किसका काम होता है? एक राजा का काम होता है। यानी कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके हाथ में क्या था? हमारा कृषि और खाद्य मंत्रालय था भाई, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। और आपको पता खाने पीने की चीजें तो क्या है? अक्सर हम प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। अब आप बोलो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जी थे, लेकिन ये मंत्रालय स्वतंत्र भारत का 1947 में जब आजादी मिली उसके बाद जब पहला मंत्रालय था उसकी बात होने लग रही है। राजेंद्र प्रसाद जी तो 1950 में बने थे राष्ट्रपति जी, ये 1947 की बात होने लगी। ये पार्थ, ठीक है, तो थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो। चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई? शिक्षा मंत्रालय भाई। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा के अंदर किसका काम होता है जी? कलम का काम होता है। कलम यानी पेंसिल का काम होता है। कलम किसके नाम के अंदर आता है? अबुल कलाम आजाद जी के नाम में आता है जी, तो लिख दो भाई। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी क्या थे? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे भाई, याद रह जाएगा। कलाम से क्या बना? कलम, जिसके नाम में कलम आए, शिक्षा के अंदर सारा काम कलम का होता है, तो अबुल कलाम आजाद हो गया, ठीक है। अगला जो 5वें नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई? रेलवे या परिवहन मंत्री। जो रेलवे है या जो हमारा परिवहन मंत्री है वो कौन थे भाई? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, रेलवे परिवहन मंत्री। अब आप ये बताओ रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे हमारे? जॉन मथाई, आप सभी को पता है कौन थे हमारे? जॉन मथाई,
जॉन मथाई क्या थे भाई, हमारे रेलवे और परिवहन मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। याद कैसे रखोगे भाई, जब रेल जाने लग रही है तो बस के अंदर कौन माथा मारता है? जब रेल की सेवा चालू कर रखी है तो बस के अंदर काहे माथा मारने लग रहे हो भाई, ठीक है। यानी कि रेलवे मंत्री कौन थे हमारे, जॉन मथाई थे भाई। पहले हमारे वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के हमारे, पहले वित्त यानी कि जो खजाने वाले मंत्री थे हमारे, वो कौन थे? तो कौन थे हमारे, कौन थे सभी को पता, आर के षणमुखम सेठी भाई। कौन है हमारे पास, आर के षणमुखम सेठी क्या थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कि खजाना मंत्री थे। याद कैसे रखोगे, याद रखने से मिलते हो, वित्त का मतलब खजाना, ठीक है। और होता सेठी, जितने भी सेठी हैं बॉलीवुड के अंदर, शिल्पा सेठी लगा लो, ठीक है, और कोई सा सेठी लगा लो, सारे सारे सेठी क्या होते हैं, सेठ होते हैं। सेठ लोगों के पास क्या वित्त यानी खजाने का पैसा भरा हुआ होता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कौन, सेठ कौन है, आर के षणमुखम सेठी है भाई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, कानून बनाने की पावर किसके हाथ में थी, जिसने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखने का काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो कानून भी बनाने की पावर किसके हाथ में देती है, आप जी थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपने पूरा संविधान लिखा है, तो आप ही क्या है, मेनली कानून मंत्री बन जाओ, आप ही कानून को लिखने का काम करो। अगला कौन सा है हमारा, अगला 8वें नंबर पर हमारे पास हमारे श्रम मंत्री भाई। श्रम मंत्री मतलब जिसको शर्म आए श्रम का मतलब होता है जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लोगों को काम उपलब्ध करवाना, उसको बोलते हैं श्रम मंत्री। ये कौन थे हमारे, जगजीवन राम। कौन थे भाई, जगजीवन राम क्या थे हमारे पहले श्रम मंत्री थे भाई। याद कैसे रखोगे भाई, पूरे जग का जीवन कैसे चलने लग रहा है, श्रम यानी कि मेहनत करके, परिश्रम करके, मजदूरी करके क्या है, पूरे जग का जीवन चलने लग रहा है। अगला कौन सा हमारा, अगला हमारे पास 9वें नंबर पर हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के। आते हैं प्रश्न तभी करवाने लग रहे हो, हल्के मत लेना हर एक चीज को, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी किसी चीज को ऐसे सोचो नहीं है तो नहीं आएगी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह भाई। कौन, सरदार बलदेव सिंह। यानी आप ये बताओ देश की रक्षा के लिए आप किसको रखोगे भाई, जिसके अंदर बल होगा, जिसके अंदर बल है, पावर है, आप उसी को तो देश की रक्षा के लिए रखोगे। ऐसे ही चैंडू बैंडू कर दोगे तो भाई कोई और दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट मंत्री है भाई, वो कौन सा हमारे पास, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन थे, कल भी करवाया था, 3 महिलाएं बनी थी, याद करो। उनके अंदर से कौन से थे, एक के नाम के अंदर नाम था, याद करो, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर भाई। अमृत, आप जब अमृत लेते हो तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर आप अमृत का सेवन ही नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा। यानी राजकुमारी अमृत कौर क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। 10 मंत्रालय करवाए मैंने आपको स्वतंत्र भारत के, ठीक है। पहला मंत्रिमंडल 1947 के बाद का सारा याद हुआ नहीं हुआ, एक बार के लिए बताओ कमेंट करके। Finding my first job as a fresher felt impossible. No network, no referrals, no luck. But then I found Naukri. I updated my profile, applied to jobs, and here I am. Naukri. Download now. ताजा टमाटर, प्याज और आलू लीजिए। आलू प्याज टमाटर। Get fresh fruits and vegetables delivered in 10 minutes. Blinkit. ब्लॉक कर दो सर। थ्योरी तो होने पूरी, थ्योरी पूरी होगी तभी तो क्वेश्चन करने आप ये बताओ यार। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया, उसका फायदा क्या है, जब तक आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी, उस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, कैसे क्या फायदा भाई उसका। हाँ ओके है, वेरी गुड। एक साथ 517 साथियों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, ऑल क्लियर। हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, ठीक है, हर एक साथी के याद हो गए 10 के 10। जिसने जो भी बिल्कुल प्रेस जुड़ा थोड़ा सा बैक करके देख लेना क्लास को, आपको मिल जाएगी ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और पढ़नी, लास्ट चीज, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी भाई। जो हमारा गणतंत्र दिवस वाले दिन तो परेड होती है हमारी, पहली चीज तो याद रखनी है गणतंत्र। अभी एक चीज है इंपॉर्टेंट, गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन लहराता है, दूसरा हमारा स्वतंत्रता दिवस पर। ये भी बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करके आते हैं। अब देखो देश स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले क्या राष्ट्रपति का पद आया था, जी नहीं आया था। स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हम, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो क्या उस टाइम हमारे राष्ट्रपति बने थे, नहीं बने थे। तो स्वतंत्रता दिवस पर हमारा झंडा किसने लहराया था उस टाइम, प्रधानमंत्री जी ने लहराया था। इनकी हमारे जो पीएम साहब वो हमारे इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराते हैं। और गणतंत्र दिवस पर कौन, बस ये राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी कब लहराते हैं, प्रेसिडेंट साहब कब लहराते हैं, गणतंत्र दिवस पर। इतनी चीजें क्लियर है। अगली चीज जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन भाई लास्ट प्रोग्राम कौन सा होता है, उस दिन अलग अलग प्रोग्राम होता है। आप लोगों ने देखा गणतंत्र दिवस के दिन भाई पहले राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं, उसके बाद बहुत सारी झांकियां निकलती है अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट की, ठीक है, झांकियां आपने देखी होगी। फिर एक लास्ट में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है क्या, बीटिंग रिट्रीट। एग्जाम के अंदर आता है ये। गणतंत्र दिवस के दिन है लास्ट प्रोग्राम या फिर लास्ट सेरेमनी कौन सी होती है, लास्ट प्रोग्राम बोल लो या लास्ट सेरेमनी है वो कौन सी होती है, उसका नाम है भाई बीटिंग रिट्रीट भाई। कौन सी बीटिंग रिट्रीट, क्या हमारी लास्ट सेरेमनी होती है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन में, ओ सॉरी गणतंत्र दिवस वाले दिन, सॉरी गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे वाले दिन में, ठीक है, वेरी गुड भाई। ओके, अब मेरे को आपको जो संविधान वाला जो चैप्टर भी संविधान सभा से रिलेटेड, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के लिए अलग अलग समितियां कौन सी थी, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आप सभी के क्लियर हो गया होगा भाई। पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया, 3 दिन के अंदर हमने पहला चैप्टर निपटा दिया है संविधान सभा वाला भाई, ठीक है। संविधान के निर्माण वगैरह सारी चीजें हमने निपटा दी भाई। अब देखो 1 घंटे से ऊपर क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 6 मिनट। इसके एमसीक्यू ज्यादा है, करीबन 50 के करीब इसके एमसीक्यू हैं, ठीक है भाई। अब इसके जो एमसीक्यू बच गए वो हम लोग कल करने का काम करेंगे। कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करने से पहले यानी क्लास स्टार्ट होने से जैसे मतलब जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले क्या है आपको एमसीक्यू करवा दूँ, सारे 50 एमसीक्यू करवा दूँ। यानी कि ये जो 3 टॉपिक हो गए आपको पढ़ के आने पड़ेंगे कल, ठीक है। कल जब 3 बजे क्लास लूँगा तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के आने हैं, एमसीक्यू दूंगा आपको, ठीक है। पहले आपको 50 एमसीक्यू का टेस्ट लूँगा, ठीक है। टेस्ट के बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के कल ही, ठीक है।
मतलब ये जो सेकंड यानी जो कल मैंने किया और जो थर्ड करा यानी 3 लेक्चरों के अंदर हमारा एक चैप्टर है, तीनों लेक्चर आपको कल रिवाइज करना, पूरे का टेस्ट होगा एक तरीके से एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। और ये क्लास भाई अभी YouTube से हट जाएगी, जो भी नए साथी हैं उनको बता देता हूं, ये क्लास आपकी पेड बैच की है, ये आपको बैच के अंदर मिलेगी, YouTube से इसको डिलीट कर दिया जाएगा। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर, उधर आपको कंप्लीट जीके का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का 3 कोर्स मिले, तीनों के अंदर आपको यही वीडियो मिलेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, जो भी साथी लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। अभी YouTube से ये वीडियो चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स जो चीजें मैंने लिखी आपको लिखी लिखाई मिलेगी आपको बैच के अंदर ही, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल इसके एमसीक्यू के साथ। क्या होया